इन्फिनेट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां इतिहास, विज्ञान और दर्शन शास्त्र मिलकर उन कहानियों को उजागर करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। आज हम मानव सभ्यता के सबसे ज्यादा बार दोहराए जाने वाले लेकिन अनदेखे सच्चों में से एक पर बात करेंगे। जब भी इंसानों ने प्रकृति को पूरी तरह अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की है, तो उसके नतीजे विनाशकारी रहे हैं। महाद्वीपों और सदियों से चीन के गौरैया अभियान से लेकर ऑस्ट्रेलिया की केन टॉड आपदा तक, आयरलैंड के आलू अकाल से लेकर मॉरिशस में डोडो के विलुप्त होने तक, और यहाँ तक कि भारत के आवारा कुत्तों के संकट जैसी आधुनिक दुविधाओं तक, सबक वही रहा है। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन न ही यह लापरवाह मानवीय महत्वाकांक्षा के आगे झुकेगी। यह वीडियो आपको एक यात्रा पर ले जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक भूलों, पारिस्थितिक आपदाओं, भूले हुए सबकों और मानव जाति के उन शक्तियों के खिलाफ गहरे दार्शनिक संघर्ष की जांच की जाएगी जो उसे जीवित रखती है। तो आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए और आइए हम मानवता के प्रकृति के साथ युद्ध के अनकहे इतिहास में गहराई से उतरें, जो हमेशा हार में समाप्त होता है। 1950 के दशक के आखिर में माओ जेडोंग ने कुख्यात 4 कीट अभियान शुरू किया। लक्ष्य गौरैया, मक्खियों, मच्छरों और चूहों को खत्म करना। सभी लक्ष्यों में से सबसे विनाशकारी यूरेशियन ट्री स्पैरो था। माओ का मानना था कि गौरैया बहुत ज्यादा अनाज खाती है, जिससे लोगों को वंचित रहना पड़ता है। पूरे गांवों में लोगों ने बर्तन और पैन पीटे, झंडे लहराए और गौरैया को मार गिराया। पूरे घोंसले नष्ट कर दिए गए, अंडे तोड़ दिए गए, चूजों को मार दिया गया। 1960 तक गौरैया लगभग गायब हो चुकी थी, लेकिन प्रकृति ने अपना बदला लिया। गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, वे बड़ी संख्या में टिड्डियों और फसल खाने वाले कीड़ों को भी खाती थी। गौरैया के चले जाने से टिड्डियों की आबादी तेजी से बढ़ गई। जिन खेतों से ज्यादा अनाज पैदा होने वाला था, वे बर्बाद हो गए और फसलें चट कर दी गईं। पारिस्थितिक पतन ने सीधे तौर पर चीन के महान अकाल में योगदान दिया, जहां 1959 to 1961 के बीच अनुमानित 30-40 मिलियन लोग मारे गए। यह इतिहास की सबसे क्रूर याद दिलाता है। जब इंसान प्रकृति की मशीनरी से एक पुर्जा भी हटा देते हैं, तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। ऑस्ट्रेलिया पारिस्थितिक कुप्रबंधन के शायद सबसे कुख्यात उदाहरण प्रस्तुत करता है। 1859 में थॉमस ऑन्स्टिन नाम के एक धनी उपनिवेशी ने शिकार के लिए सिर्फ 24 खरगोश आयात किए। दशकों के भीतर बिना किसी प्राकृतिक शिकारी और प्रचुर भोजन के खरगोशों की आबादी लाखों में पहुंच गई। उन्होंने फसलें खाईं, घास के मैदानों को उजाड़ दिया और बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव किया। किसान बर्बाद हो गए, पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो गए। यहाँ तक कि जब हजारों किलोमीटर लंबी बाड़ें बनाई गईं, तब भी खरगोशों ने हमेशा रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। 1935 में गन्ने पर हमला करने वाले भृंगों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने दक्षिण अमेरिका से केन टॉड आयात किए। टॉड तेजी से बढ़े, क्वींसलैंड और उसके आगे फैल गए। उन्होंने देशी शिकारियों को झड़ दिया, कीड़ों को अंधाधुंध खाया और अनियंत्रित हो गए। विडंबना यह है कि उन्होंने उन भृंगों को मुश्किल से ही प्रभावित किया जिन्हें वे मारने के लिए थे। इसके बजाय वे एक नई महामारी बन गए, चिपचिपे, जहरीले और लगभग शाश्वत। ऑस्ट्रेलिया ने मुश्किल से सीखा। पारिस्थितिकी तंत्र को समझे बिना प्रजातियों का आयात करना प्रकृति के खिलाफ आंखें बंद करके शतरंज खेलने जैसा है। आप हमेशा हारेंगे। जिन आपदाओं को हमने अभी देखा, उनके विपरीत अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क की कहानी दिखाती है कि जब हम संतुलन बहाल करते हैं तो क्या होता है। 20वीं सदी की शुरुआत तक येलोस्टोन से भेड़ियों को खत्म कर दिया गया था। चरवाहे और शिकारी उन्हें पशुधन और हिरणों की आबादी के लिए खतरा मानते थे। भेड़ियों के बिना एल्क की आबादी तेजी से बढ़ी। उन्होंने छोटे पेड़ों और पौधों को ज्यादा चर लिया। नदी के किनारे कट गए, बीवर कम हो गए और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। 1995 में भेड़ियों को फिर से लाया गया। कुछ ही सालों में संतुलन वापस आने लगा। एल्क की संख्या स्थायी स्तर पर आ गई। विलो और एस्पेन फिर से उगाए, बीवर वापस आ गए, नदियां स्थिर हो गईं और जैव विविधता फिर से पनप गई। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी पारिस्थितिक अराजकता का समाधान प्रभुत्व नहीं, बल्कि विनम्रता है और प्रकृति को स्वयं को ठीक करने देना है। अब हम 19वीं सदी के यूरोप की ओर चलते हैं। आयरलैंड में लाखों लोग जीवित रहने के लिए लगभग पूरी तरह से आलू पर निर्भर थे। यह सस्ता, पौष्टिक और उगाना आसान था, लेकिन एक ही फसल पर निर्भरता हमेशा खतरनाक होती है। 1840 के दशक में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आलू का झुलसा रोग नामक एक फंगल बीमारी ने खेतों पर हमला किया। हफ्तों के भीतर पूरी फसलें सड़कर काली हो गईं।
1845 से 1852 तक इस अकाल ने 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 10 लाख अन्य लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। त्रासदी सिर्फ जैविक नहीं थी, यह राजनीतिक थी। आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था और जबकि उसके लोग भूखे मर रहे थे, अनाज का निर्यात आयरिश बंदरगाहों से इंग्लैंड के लिए जारी रहा। अकाल हमें 2 सबक सिखाता है। पहला, कभी भी जीवन को एक ही फसल या एक ही समाधान के हाथों में न दें। दूसरा, मानवीय लालच अक्सर प्राकृतिक संकटों को और बदतर बना देता है। हिंद महासागर में मॉरीशस द्वीप पर अब पौराणिक डोडो पक्षी रहता था। बड़ा, उड़ने में असमर्थ और इंसानों से न डरने वाला, यह पहली बार 16वीं सदी में डच नाविकों द्वारा देखा गया था। डोडो का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, लेकिन नाविकों के साथ चूहे, सूअर और बंदर भी आए, जिन्होंने घोंसलों पर हमला किया, अंडे खाए और आवासों को नष्ट कर दिया। 1 सदी से भी कम समय में डोडो हमेशा के लिए चला गया। 1600 के दशक के अंत तक विलुप्त हो गया। डोडो सिर्फ एक पक्षी से कहीं ज्यादा बन गया। यह मानवीय अहंकार का प्रतीक बन गया। इसके विलुप्त होने ने उन शुरुआती मामलों में से एक को चिह्नित किया, जहां मनुष्यों को एहसास हुआ कि वे केवल लापरवाही से एक पूरी प्रजाति को अस्तित्व से मिटा सकते हैं। आज जब हम लुप्तप्राय प्रजातियों, जलवायु खतरों और जैव विविधता के नुकसान की बात करते हैं, तो डोडो एक भयानक याद दिलाता है। जो खो गया है वह कभी वापस नहीं आ सकता है। अपने घर के करीब आकर आइए हम भारत के आवारा कुत्तों के संकट की जांच करें। भारत में दुनिया में आवारा कुत्तों की सबसे बड़ी आबादी है, कुछ अनुमानों के अनुसार 60 मिलियन से ज्यादा। इस समस्या की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने शहरी विकास को बढ़ावा दिया, तो कचरा निपटान अराजक हो गया, जिससे कुत्तों को अंतहीन भोजन के अवशेष मिलते रहे। स्वतंत्रता के बाद नसबंदी कार्यक्रमों के लिए धन की कमी बनी रही, जबकि तेजी से शहरीकरण ने ऐसे स्थान बनाए जहां कुत्ते पनपे। एक तरफ आवारा कुत्ते रेबीज फैलाते हैं, जिससे सालाना हजारों मौतें होती हैं। वे पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और बच्चों पर हमला करते हैं। दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता तर्क देते हैं कि कुत्तों को जीने का अधिकार है और अक्सर समुदाय उन्हें खाना खिलाते हैं। यह एक नैतिक, चिकित्सा और पारिस्थितिक दुविधा बन गई है। क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए, उनकी नसबंदी करनी चाहिए, उन्हें गोद लेना चाहिए, या असली समाधान मानव अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी नियोजन को ठीक करने में है? भारत के आवारा कुत्ते एक बड़ी सच्चाई का प्रतीक हैं। जब इंसान पर्यावरण को जिम्मेदारी से संभालने में विफल रहते हैं, तो प्रकृति के साथ संघर्ष हमारी सड़कों पर ही प्रकट होता है। इन प्रसिद्ध मामलों के अलावा दुनिया चेतावनी भरी कहानियों से भरी है। हवाई का आक्रामक नेवला गन्ने के खेतों में चूहों को नियंत्रित करने के लिए पेश किया गया था। इसके बजाय नेवले ने देशी पक्षियों का शिकार किया, जबकि चूहे पनपते रहे। न्यूजीलैंड के उड़ने में असमर्थ पक्षी जब इंसान बिल्लियों, स्टोएट और पॉसम के साथ आए, तो दर्जनों अनोखी पक्षी प्रजातियां गायब हो गईं। अफ्रीकी टिड्डी प्लेग, वनों की कटाई और खराब भूमि प्रबंधन ने बार बार टिड्डी झुंड बनाए हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में फसलों को तबाह कर देते हैं। अरल सागर आपदा, सोवियत सिंचाई परियोजनाओं ने अरल सागर को खिलाने वाली नदियों को सुखा दिया, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। आज यह एक रेगिस्तानी बंजर भूमि है, जो मानवीय अहंकार का एक स्मारक है। प्रत्येक उदाहरण एक ही बात साबित करता है, प्रकृति प्रभुत्व का विरोध करती है। हर कृत्रिम शॉर्टकट ऐसे प्रभाव पैदा करता है जो अक्सर सदियों तक रहते हैं। ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? तथ्यों और त्रासदियों से परे वे ग्रह के साथ हमारे संबंधों के बारे में गहरे सत्य प्रकट करती हैं। अंतर संबंध गौरैया से लेकर भेड़ियों तक हर प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूमिका निभाता है। एक को हटा दें और आप पूरे को अस्थिर कर देते हैं। विनम्रता, मानवीय बुद्धि विशाल है, लेकिन प्रकृति की बुद्धि ज्यादा बड़ी है। हमें विजेता नहीं, बल्कि संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। विविधता ही जीवन है। एक फसलें, चाहे आयरलैंड में आलू हों या आज जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, हमेशा पतन में समाप्त होती है। विविधता ही लचीलापन है। लालच आपदा को बढ़ाता है। आयरलैंड के अकाल से लेकर भारत के आवारा कुत्तों तक कई संकट प्रकृति से नहीं, बल्कि मानवीय उदासीनता और शोषण से बदतर होते हैं। सह अस्तित्व विजय नहीं, सच्ची प्रगति प्राकृतिक प्रणालियों के साथ सह अस्तित्व में है, न कि उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने में। ये सबक जितने पर्यावरणीय हैं, उतने ही दार्शनिक भी हैं। वे मानव सभ्यता के मूल को चुनौती देते हैं। क्या हम पृथ्वी के स्वामी हैं या अस्थायी मेहमान? यदि इतिहास की कोई आवाज है, तो वह फुसफुसाती है एक चेतावनी। हर बार जब इंसान प्रकृति से लड़ते हैं, तो इंसान हार जाते हैं। चीन की गौरैया, ऑस्ट्रेलिया के खरगोश, येलोस्टोन के भेड़िए, आयरलैंड का अकाल, मॉरीशस का डोडो,
भारत के आवारा कुत्ते सभी एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हमें प्रकृति के साथ काम करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। प्रभुत्व का अहंकार विलुप्ति, अकाल और अराजकता की ओर ले जाता है। विनम्रता का ज्ञान संतुलन, अस्तित्व और नवीनीकरण की ओर ले जाता है। तो जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन, बड़े पैमाने पर विलुप्ति और वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के युग में खड़े हैं, सवाल बना हुआ है, क्या मानवता अंततः सीखेगी या हम गौरैयों, आलू, डोडो और आवारा कुत्तों की हड्डियों में उकेरी गई गलतियों को दोहराएंगे? यह इन्फिनिट आर्काइव है, आपको याद दिला रहा है कि इतिहास का संग्रह अनंत है, लेकिन इससे सीखने का हमारा समय नहीं है। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, प्रकृति के खिलाफ युद्ध न केवल अजेय है, बल्कि यह हमारे खिलाफ ही युद्ध है।